हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राजस्थान जीके में। हमारा टॉपिक चल रहा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड फैक्ट, जिसमें लास्ट हमारा क्वेश्चन चल रहा था समराथल धोरा कहाँ पर स्थित है। बीकानेर ज़िले में स्थित है। क्विक रिवीजन के पर्पज़ से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर वीडियो और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। गुरु शिखर जो कि माउंट आबू में स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है इसकी ऊंचाई। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? कितना क्षेत्रफल है इसका? आंसर होगा 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? तो मावठ कहलाती है वो। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है, तो वो कौन सा है? तो धौलपुर है, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की सर्दियों में वर्षा मुख्य कारण, यानी कारण क्या है, किसके कारण सर्दियों में वर्षा होती है? तो वो है उत्तर पश्चिमी हवाओं से। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? तो मध्य प्रदेश से लगती है, और सबसे कम लगती है पंजाब से। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 10.41% है ये। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत में पूछ रहा है, तो अरावली पर्वतमाला है वो। अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? तो वो जोधपुर है। अर्ध शुष्क में कौन सा है? जोधपुर है। बीजक पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? ये विराटनगर में स्थित हैं। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम क्या है? तो इसको भोराट का पठार कहते हैं। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम क्या है? भोराट। नेक्स्ट है भयंकर अकाल, जो कि राजस्थानी लोगों में छप्पनिया का अकाल के नाम से यानी छप्पनिया का अकाल के नाम से जाना जाता है, वो कौन सा है, यानी कब पड़ा ये? 1899 से 1900 के मध्य पड़ा था ये छप्पनिया का अकाल। 1899 1900 में। किस जिलों से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? तो हम देशांतर का क्वेश्चन आए हैं, तो सभी के देशांतरों को देख लेते हैं और देखते हैं किस देशांतर पर कौन सा राजस्थान का जिला स्थित है। तो सर्वप्रथम बात करें राजस्थान के पूर्वी देशांतर की, यानी देशांतर की बात करें, तो 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये स्थित है। तो देशांतर को याद रखना है कि राजस्थान में कौन सा देशांतर है। राजस्थान में होकर लगभग 9 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। कितने देशांतर गुजरते हैं? 9। तो देशांतर रेखाओं पर स्थित जिला मुख्यालय की बात करेंगे, तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं पर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? कोई भी मुख्यालय स्थित नहीं है। और पूछ लिया जाए कि पूर्वी, ये 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी कोई भी नहीं का ऑप्शन नहीं मिले वहाँ पर, तो अगर जैसलमेर होगा तो जैसलमेर आपका राइट आंसर होगा, वहाँ पर आप टिक कर सकते हैं। तो पूर्वी देशांतर रेखाओं पर जिला मुख्यालय कौन सा है? तो कोई नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है का ऑप्शन नहीं हो, तो वहाँ पर अगर जैसलमेर हो तो जैसलमेर राइट आंसर होगा आपका। 71 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं पर स्थित मुख्यालय की बात करें तो जैसलमेर है वो। 72 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कोई मुख्यालय नहीं है। और 73 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं पर स्थित मुख्यालय की बात करें, 73 पर हैं कौन कौन से? जोधपुर और सिरोही। जोधपुर और सिरोही। 74 की बात करें पूर्वी देशांतर रेखाओं पर कौन से मुख्यालय हैं? गंगानगर, नागौर, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर। तो ये कितने हो गए? 5 हैं। 74 डिग्री पर कौन कितने हो गए? 5। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर है। तो मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है?
74 डिग्री का। 75 पूर्वी देशांतर यानी 75 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं पर स्थित मुख्यालय कौन से हैं राजस्थान के? तो चूरू का है, सीकर का है और प्रतापगढ़ का है। 76 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं पर स्थित जिला मुख्यालयों की बात करें तो जयपुर का है और टोंक का। 76 पर कौन से हैं? 2, जयपुर और टोंक। 77 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं पर स्थित है करौली, एकमात्र करौली कहाँ पर है? 77 पर, 77 पर। 78 पर बात करें तो किसका मुख्यालय स्थित है? धौलपुर का, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों से लगती है, वो स्थित है 78 डिग्री देशांतर पर। अब देशांतर के बाद अक्षांश रेखाओं पर स्थित जिला मुख्यालय भी देख लेते हैं। तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर की बात करें तो डूंगरपुर और प्रतापगढ़ का मुख्यालय स्थित है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं तो ध्यान दे लीजिएगा एक बार। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जिला मुख्यालय डूंगरपुर का और प्रतापगढ़ का। 25 पर है उत्तरी अक्षांश पर, यानी 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारा। 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सवाई माधोपुर स्थित है और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर मुख्यालय किसका है? जैसलमेर, जयपुर, दौसा का। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कहलाता है। तो उत्तरी अक्षांश की बात करें तो 27 डिग्री का जो उत्तरी अक्षांश है वो राजस्थान का मध्यवर्ती कहलाता है। और देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है राजस्थान का मध्यवर्ती कहलाता है, जिस पर 5 जिले स्थित हैं: गंगानगर, नागौर, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर। और यहाँ पर अक्षांश की बात करें तो मध्यवर्ती कौन सा हो गया? 27 डिग्री वाला। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित मुख्यालयों की बात करें तो बीकानेर, झुंझुनू। बीकानेर और झुंझुनू का कहाँ पर स्थित है? 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। और बात करें 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कोई मुख्यालय नहीं है। और 72 पूर्वी देशांतर पर कोई मुख्यालय नहीं था। और यहाँ पर अक्षांश में कहाँ पर नहीं है? 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कोई मुख्यालय नहीं है। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित मुख्यालय किसका है? श्री गंगानगर का। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो आप एक बार इनको ध्यान रख लीजिएगा कि कौन से अक्षांश पर कौन सा स्थित है और कौन से देशांतर पर कौन सा है। और मुख्य रूप से क्वेश्चन जो है इस प्रकार का बनता है, उनको तो ध्यान रखना ही है, क्योंकि क्वेश्चन जो है आजकल बहुत हार्ड देने लग गया है। तो पूछने लग गए हैं कि कौन से देशांतर पर कौन सा जिला स्थित है। लेकिन मुख्य रूप से राजस्थान की भौगोलिक स्थिति पूछी जाती है, जो मैं आपको 2-3 बार बता चुकी हूँ। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट। और देशांतर की बात कर चुके हैं हम, कई बार बता चुकी हूँ मैं। 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट। राजस्थान राज्य का पूर्वी, पश्चिमी व उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार बताएं। तो 8 डिग्री 47 मिनट से 7 डिग्री 9 मिनट। राजस्थान लगभग 9 डिग्री देशांतरों के मध्य फैला हुआ है। मैं पहले बता चुकी हूँ 9 डिग्री देशांतर कौन कौन से जिले आते हैं, वो भी हमने देखे। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में समय का अंतर पाया जाता है। तो कितना अंतर है? लगभग 36 मिनट का। एक देशांतर होता है 4 मिनट का, और इस प्रकार से लगभग हो गया 36 मिनट का अंतर पाया जाता है। 9 डिग्री देशांतर है, तो देख लीजिए 36 मिनट का एक देशांतर में 4 मिनट और 36 मिनट का टोटल निकल कर आ जाता है। फिर यानी राजस्थान में कितने देशांतर हैं? 9 डिग्री देशांतर हैं। और एक देशांतर में कितनी मिनट होती हैं? 9 मिनट। तो 9 डिग्री देशांतर को 4 मिनट होती हैं, तो 4 मिनट से गुणा करेंगे तो आपका निकट कर आ जाएगा 36 मिनट। तो ये बार बार आता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिए इसको कि पूर्व से पश्चिम भाग में समय का अंतर कितना पाया जाता है? 36 मिनट का। और एक देशांतर में कितनी मिनट होती हैं? 1 मिनट, 4 मिनट। एक देशांतर में 4 मिनट होती हैं।
अब हम देखने वाले हैं नदियों के तट पर स्थित नगर, यानी प्रमुख नगरों की बात करेंगे जो कि नदियों के तट पर स्थित हैं। तो कोटा स्थित है चंबल नदी पर। पूछे जाते हैं क्वेश्चन, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा इनको। नाथद्वारा, टोक, सवाई माधोपुर ये पड़ते हैं बनास नदी पर। किस नदी पर स्थित है? नाथद्वारा, टोक, सवाई माधोपुर किस नदी के तट पर स्थित हैं? बनास नदी पर। चित्तौड़गढ़ बेड़च नदी पर। भीलवाड़ा स्थित है कोठारी नदी पर। झालावाड़ और गागरोनगढ़ कहाँ स्थित है? काली सिंध पर। वेणेश्वर एवं गलियाकोट जो कि कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। ये किस नदी पर स्थित है? माही नदी पर। हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ ये किस नदी पर स्थित हैं? घग्गर नदी पर। जालोर की बात करें तो ये स्थित है सुकड़ी नदी पर। इसके बाद हम बात करेंगे त्रिवेणी संगमों की। राजस्थान में जो त्रिवेणी संगम बनते हैं, यानी 3 नदियों के संगम से जो स्थान बनता है उसको कहते हैं त्रिवेणी संगम। तो बिगोद स्थान पर बनता है। नदियां आकर मिलती हैं बनास, बेड़च और मैनाल। कहाँ पर स्थित है बिगोद? भीलवाड़ा में। राजमहल स्थान पर बनता है। राजमहल है कहाँ पर? टोक में है ये। बनास, डाई और खारी नदियों के संगम से ये त्रिवेणी संगम बनता है यहाँ पर। रामेश्वर घाट की बात करें तो ये सवाई माधोपुर में है। और कौन सी नदियों के संगम से बनता है? बनास, चंबल एवं सीप नदियों के संगम से ये बनता है। वेणेश्वर धाम की बात करें, वेणेश्वर में त्रिवेणी संगम बनता है। तो वेणेश्वर है कहाँ पर? डूंगरपुर में ही है ये। और कौन सी नदियों के संगम पर बना है ये? तो सोम, माही और जाखम। वैसे मैंने जब ये ट्रिक के माध्यम से पढ़ाए हैं तब मैंने त्रिवेणी संगम क्लियर करवाए थे ट्रिक के माध्यम से। तो थोड़ी सेशन में मैं सारे कंप्लीट करवा चुकी हूँ। इन वीडियो में मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इम्पोर्टेंट फैक्टों की बात करेंगे तो कृषि डिग्गी निर्माण में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है वो है श्री गंगानगर। रूपजी राजा बेरी कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर जिले के इस स्थान पर गज सिंह और राजेंद्र सिंह कौन है? ये पानी वाले बाबा कहलाते हैं। राजेंद्र सिंह यानी गज सिंह और राजेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में स्वसेवी संगठन जल भागीरथी फाउंडेशन द्वारा जल पिरामंडल का निर्माण किया गया। तो रूपजी राजा बेरी जो स्थान है कहाँ पर है? बाड़मेर जिले में है ये। और किसके लिए प्रसिद्ध है? जल पिरामंडल के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है ये। और ये गज सिंह और राजेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में स्वसेवी संगठन जल भागीरथी फाउंडेशन द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो कुछ लंबी लाइन हो गई, दिखाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको ध्यान रखिए। रूपजी राजा बेरी क्या है, कहाँ पर स्थित है? माही नदी जो है दक्षिण राजस्थान की सौरण रेखा कहलाती है माही नदी। बनास की बात करें तो पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी है बनास नदी। सीकर जिले में स्थित गणेश्वर की सभ्यता का विकास किस नदी पर हुआ? वो हुआ कांतली नदी के किनारे। कोटा संभाग राज्य में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। और माही नदी का उपनाम की बात करें तो आदिवासियों की गंगा कहलाती है माही नदी। बीकानेर, यहाँ कोई भी नदी प्रभावित नहीं होती, बीकानेर में कोई नदी नहीं है। राजस्थान की चकवाड़ा घटना सार्वजनिक जलाशय का उपयोग से संबंधित है। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? सिंचाई कुओं के निर्माण से। जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? सिंचाई कुओं के निर्माण से। फतेह सागर झील
सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करने व मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर लाइनें कुछ बहुत बड़ी हैं तो दिखाने में प्रॉब्लम हो रही है। फतेह सागर झील की बात कर रहे हैं हम। सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करने व मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए इस झील पर अत्याधुनिक टेलीस्कोप स्थापित किया जा चुका है। पुरानी बुक है तो लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो फतेह सागर झील पर इसका निर्माण किया गया है सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए और मौसम की सटीक जानकारी के लिए। और किसके सहयोग से किया है तो वो है बेल्जियम के। मोती झील की बात करें, इम्पोर्टेंट है। राजस्थान की इस झील से प्राप्त नील हरित शैवाल N2 युक्त खाद प्राप्त होती है। तो सीधा क्वेश्चन आता है, नील रहित शैवाल N2 मुख्य रूप से ये खाद कहाँ पर, कौन सी झील में पाई जाती है तो मोती झील में। जैसलमेर की बात करें तो यहाँ पर गढ़सीसर सरोवर स्थित है। गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। इम्पोर्टेंट फैक्ट को छोड़कर हम यहाँ पर क्वेश्चन ही देख लेते हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट में है वो ही क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर। तो मैं आपको क्वेश्चन ही बता देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर लाइनें कुछ बहुत लंबी हो रही थी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। राज्य में सतही जल से सबसे अधिक सिंचाई क्षमता किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अर्जित की गई? तो 5वीं के तहत पूरी की गई थी, यानी सर्वाधिक सिंचाई क्षमता 5वीं योजना के दौरान अर्जित की गई। राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास कार्यक्रम वित्त पोषित है, किसके द्वारा वित्त पोषित है? यानी सर्वाधिक जो आर्थिक सहयोग करता है वो कौन करता है? भारत सरकार द्वारा। नर्मदा नदी पर निर्मित सरदार सरोवर बांध परियोजना है। ध्यान रखना है कौन सी परियोजना है? सरदार सरोवर बांध परियोजना। ये कौन से जिलों में है, राज्यों में है? तो देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो 4 राज्यों में है ये नर्मदा नदी पर परियोजना जो है सरदार सरोवर बांध। ये 4 राज्यों की, यानी 4 राज्यों द्वारा ये निर्मित की गई है। साझेदारी करते हैं चारों राज्य। तो कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। राजस्थान के कौन से 2 जिले हैं जहां कोई भी नदी नहीं है? चूरू और बीकानेर में नहीं है। माओटा झील कहाँ पर स्थित है? तो आमेर में स्थित है ये माओटा झील, आमेर में। देश का वह प्रथम राज्य जहां स्प्रिंग सिंचाई प्रणाली से सर्वाधिक वृद्धि हुई है तो कौन सा है? राजस्थान है। देश का पूछा जा रहा है तो राजस्थान है, जहाँ पर स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली विकसित हुई है सर्वाधिक। जल बजट योजना से संबंधित सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो फुहारा, डिगी व फुहारा और बूंद बूंद, ये जल बजट योजना से संबंधित हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो जयसमंद झील है। आभानेरी की चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? दौसा में स्थित है आभानेरी की चांद बावड़ी। पांचना बांध किस जिले में स्थित है? करौली में है ये। किस नदी का जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिरता है? बनास का जो जल है बंगाल की खाड़ी में गिरता है। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चंबल नदी पर बनाया गया है ये। कोलायत झील किस जिले में है? तो बीकानेर में है ये। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल से मुख्यतः कौन से जिलों को जलापूर्ति हो रही है? तो वो हैं बीकानेर और नागौर। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 7 लिफ्ट नहर निकाली गई है। कहाँ पर ये निकाली गई है? तो और इनका प्राचीन नाम क्या था और अब नया नाम क्या है, ये सभी देखेंगे। और कौन कौन से ज़िलों को ये जलापूर्ति करती हैं हम सभी देखने वाले हैं। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 7 लिफ्ट नहर ने निकाली गई हैं। तो देखेंगे नौहर शाहवा लिफ्ट नहर, इसका नया नाम क्या है? चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर है इसका। अब प्रेजेंट में क्या नाम है? चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। पहले क्या था? नौहर
साहवा लिफ्ट नहर। और ये जलापूर्ति करती है हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। नीचे इसकी डिटेल लिखी गई है कि हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू में जर्मनी के KfW के सहयोग से अपनी योजना शुरू की गई थी। कौन सी योजना थी? अपनी योजना। और इस योजना के प्रथम चरण में हनुमानगढ़, चूरू को पानी की आपूर्ति की गई और द्वितीय चरण जो शुरू हुआ उसमें चूरू और झुंझुनू को जल की आपूर्ति की गई। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कितनी लिफ्ट नहरें हैं, तो 7 हैं। उनका प्राचीन नाम क्या है और नया नाम क्या है और कौन से ज़िलों को ये जलापूर्ति करती हैं। तो हमने देखा नौहर शाहवा लिफ्ट नहर जो है हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू को करती है। इसे नेक्स्ट देखेंगे लूण कंडेंसर लिफ्ट नहर, जिसका प्रेजेंट नाम है कंवरसेन लिफ्ट नहर। और जलापूर्ति की बात करें तो बीकानेर और गंगानगर को ये जलापूर्ति करती है। नेक्स्ट बात करेंगे गजनेर लिफ्ट नहर की। वर्तमान नाम है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर जो है बीकानेर और नागौर को जलापूर्ति करती है। बागड़सर लिफ्ट नहर की बात करें कि वर्तमान नाम है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, इसका वर्तमान नाम है। और ये जलापूर्ति किसको करती है? बीकानेर को। बागड़सर लिफ्ट नहर कहाँ को जलापूर्ति करती है? बीकानेर को। कोलायत लिफ्ट नहर की बात करें तो वर्तमान नाम है डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर। डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर इसका वर्तमान नाम है। और जलापूर्ति की बात करें तो बीकानेर और जोधपुर को यह जलापूर्ति करती है। कौन सी? कोलायत लिफ्ट नहर किसको करती है? बीकानेर और जोधपुर को। फलोदी लिफ्ट नहर की बात करें तो वर्तमान नाम है गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर और ये किसको जलापूर्ति करती है? जैसलमेर और जोधपुर को। पोखरण लिफ्ट नहर की बात करें तो इसका वर्तमान नाम है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर है इसका वर्तमान नाम। और ये जलापूर्ति किसको करती है? जैसलमेर को। पोखरण लिफ्ट नहर किसको जलापूर्ति कर रही है? जैसलमेर को। इम्पोर्टेंट फैक्ट के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन जो एग्जामों में आए हुए हैं। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ। तो ध्यान रखना है कब से प्रारंभ हुआ? 1958 से। इसका उद्गम स्थल कौन सा है? सतलुज व्यास नदी पर हरिके बांध बनाकर इसका निर्माण किया गया है। तो कौन सी नदी है? सतलुज व्यास। और बांध कौन सा है? हरिके बांध। और प्रारंभ कब हुआ? 1958 से। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल में मुख्य रूप से कौन से जिले जलापूर्ति यानी जिनको पानी मिलता है? तो वो है बीकानेर और नागौर। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर कौन सा है? तो वो है गडरा रोड, बाड़मेर तक इसका अंतिम छोर है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होता है? तो कौन से क्षेत्र में प्रभावित है? तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ये प्रभावित है। तो इसी से यही क्षेत्र इससे लाभान्वित है। तो ध्यान रखना है उत्तर पश्चिमी। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो वो कौन से जिले हैं? श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। राज्य में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? पूर्वी क्षेत्र में होती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है कुओं व नलकूपों द्वारा। कुओं व नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला कौन सा है? जयपुर है। इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार कौन थे? कंवरसेन थे। सेम की समस्या का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है? ये सिंचित क्षेत्र से संबंधित है। और ये सेम की समस्या कहाँ पर पाई जाती है? इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में यानी संचित क्षेत्र में ये समस्या संबंधित है। इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? तो सतलुज नदी से निकाली गई है ये। किस नदी घाटी में कादम्बरी, भूला, खेर और भंडारा परियोजनाएं स्थित हैं? तो ये सुकड़ी नदी पर स्थित हैं। कौन सी परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? तो सरदार सरोवर परियोजना।
जो कि किस नदी पर है? नर्मदा नहर परियोजना पर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उपनाम यानी इसको इंदिरा गांधी नहर को क्या कहा जाता है? राजस्थान की मरुगंगा कहलाती है, जो कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। गंग नहर ने किस जिले के शुष्क भागों को फलों के उद्यान व खाद्यान्न भंडार में भर दिया है? तो श्री गंगानगर के शुष्क भाग को फलों और उद्यान के खाद्यान्न भंडार में भर दिया है। कडाना बांध किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। और किस नदी पर है? माही नदी पर है ये। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में दूसरे स्थान पर कौन से आते हैं? तो नहरें आते हैं। पहले पर कुएं और नलकूप हैं, फिर नहरें। राजस्थान नहर का परिवर्तित नाम क्या है? पहले था राजस्थान नहर, फिर बाद में कर दिया गया था इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर फीडर किस जगह समाप्त होती है? तो मसीता वाली पर यह समाप्त हो जाती है। इंदिरा गांधी नहर फीडर किस जगह समाप्त होती है? मसीता वाली। इंदिरा गांधी नहर का 2 चरणों में कार्य पूर्ण हुआ था, तो ये समाप्त कहाँ पर होती है ये पूछा गया है, तो मसीता वाली तक ये समाप्त हो जाती है। नर्मदा नहर परियोजना से किस जिलों को पानी मिल रहा है? जालोर और बाड़मेर को। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है नर्मदा नहर परियोजना, और ये राजस्थान के किन जिलों को प्रभावित कर रही है? जालोर और बाड़मेर को। राजस्थान में कौन सी नहर सबसे पुरानी सिंचाई प्रणालियों के लिए जानी जाती है? जो वर्ष 1928 में पूरी हुई थी, ताकि गंग नहर जिले के उत्तर पश्चिमी भाग को पूर्ति कर सके, तो गंग नहर है। तो ये गंगानगर जिला है, यानी 1928 में पूरी हो गई ये, ताकि गंगानगर जिले के उत्तर पश्चिमी भाग को जल की आपूर्ति की जा सके। वो कौन सी नहर है? गंग नहर।